जिनसी के बाद जिन अल्फा ने देश भर में एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। सरकार की नींद हराम हो चुकी है। लाल किला की फसील से पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो दिमागी नक्सल कहा था वो भी उल्टा पड़ गया है और जो रिएक्शन सामने आया है उस पर बीजेपी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बिल पास कर लिया है और उस बिल के पास होने का मतलब है आरएसएस को कर्नाटक में कोई भी प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं मिल पाएगी। और अगर आरएसएस ने कर्नाटक में कोई प्रोग्राम किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कैसे होगा, खबर दर खबर में पूरी तफसील जानेंगे। इसके अलावा ये रिपोर्ट सामने आई है कि पूरे देश में 14 राज्यों के सीएम ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मुसलमानों के विरोध और दबाव के बाद यूपी के उस स्कूल को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है जहां बुर्का पहनाकर हिंदू लड़कियों को डांस करवाया गया था। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं। खबर दर खबर में हर एक की तफसील जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने क्यों ऐलान किया है कि जो ईरानी अमरीकी फ़ौज का कत्ल करेगा उसको एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। गज़ा अमन कौंसिल के बारे में भी बड़ी अपडेट सामने आई है। ओमान को अमरीकी सदर ने धमकी दी है। तो इन तमाम खबरों की तफसील आज जानेंगे खबर दर खबर में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको ये भी बताना है कि पिछले दिनों मैं अपनी टीम के साथ आसाम गया था और असम में जो फ्लड आया है, जो सैलाब आया है, उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट की। हमारे साथ उम्मत सेवा ट्रस्ट की भी टीम गई थी, अजमल फाउंडेशन के अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे और भी कई तंजीमें, कई एनजीओ रिलीफ वर्क कर रही है असम में और अब असम के लोगों को मदद की ज़रूरत है। उम्मत सेवा ट्रस्ट ने भी असम की लोकल तंजीमों के साथ मिलकर 25 घर बनाने का ऐलान किया है और एक घर की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब है। तो आप उम्मत सेवा ट्रस्ट के ज़रिए असम के लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। अब आइए खबरें जानते हैं तफसील से खबर दर खबर में। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ से खबर सामने आ रही है जहाँ स्टूडेंट्स ने स्कूल के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया है। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आज़मगढ़ के स्मिथ इंटर कॉलेज की है। स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जिनको जिन अल्फ़ा कहा जाता है। जिन अल्फ़ा का मतलब है कि 2010 से 2024 के बीच में जिन बच्चों की पैदाइश हुई है, जिन बच्चों ने मुकम्मल तौर पर 21वीं सदी का दौर देखा है, जिनकी परवरिश और पैदाइश हुई है मोबाइल के ज़माने में, इंटरनेट के दौर में या एआई के ज़माने में, इनको जिन अल्फ़ा कहा जाता है। और जिनसी के प्रोटेस्ट के बाद जिन अल्फ़ा का एहतजाज शुरू हो चुका है। आज़मगढ़ के इस स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए। स्कूल में पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, वो मुहैया कराया जाए। स्कूल में टॉयलेट की हालत अच्छी नहीं है, स्कूल में सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है और ये बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में इसी तरह 200 जिन अल्फ़ा स्टूडेंट्स ने सड़क को जाम कर दिया स्कूल के मुद्दे को लेकर और फिर प्रशासन को आना पड़ा। प्रशासन ने वादा किया स्कूल के स्टूडेंट्स से और फिर जिन अल्फ़ा पीछे हटती है। इसी तरह उत्तराखंड में जिन अल्फ़ा ने प्रोटेस्ट किया है। राजस्थान से जिन अल्फ़ा का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उधर जिनसी की तरफ से, या कह लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश का जायज़ा लिया जा रहा है। स्कूलों में जाकर उसके लीडर्स चेक कर रहे हैं कि कहाँ स्कूलों की सूरत हाल क्या है। और जब बात आई है स्कूल की तो आइए ज़रा तफसील जान लेते हैं कि भारत में स्कूल की सूरत हाल क्या है। हमारी टीम ने एक रिसर्च किया है, उसमें पता चला कि पूरे भारत में टोटल स्कूल की तादाद है 14,71,000 और यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 24 करोड़ यानी 247 मिलियन। इनमें यानी 14 लाख में 50% स्कूल सरकारी है, बकिया जो स्कूल है वो प्राइवेट है। अब जो सरकारी स्कूल है वहाँ टीचर्स की अच्छी खासी कमी मौजूद है। जैसे हरियाणा में 26% असातिज़ा की कमी है, कर्नाटक में 45,000 असामियाँ खाली है, उत्तर प्रदेश में 85,000 टीचर्स की जगह खाली है, दिल्ली में 1338 टीचर की जगह खाली है और यही सूरत हाल और सिचुएशन तकरीबन पूरे देश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक 90,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 1,45,000 स्कूल ऐसे हैं भारत में जहां सिर्फ एक टीचर है, यानी
सिंगल टीचर के जरिए पूरे स्कूल को हैंडल किया जा रहा है। अभी कर्नाटक से रिपोर्ट सामने आई है जहां 15,000 टीचर्स की भर्ती का ऐलान निकाला गया है, फॉर्म निकाला गया है। अब वहां के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उर्दू टीचर्स की बहाली का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि जो स्कूल है और वहां जो उर्दू टीचर्स है उनकी जगह लगातार खाली है। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टीचर्स को भर्ती करने का फॉर्म तो जारी कर दिया है, लेकिन उर्दू टीचर्स को नहीं शामिल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वहां के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। कर्नाटक से ही एक और खबर सामने आई है और खबर यह है कि कर्नाटक की कैबिनेट ने एक बिल पास कर दिया है और उस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आरएसएस अब कर्नाटक में कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकती है। कर्नाटक कैबिनेट ने जिस बिल को पास किया है उसका नाम है कर्नाटका रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ गवर्नमेंट परमिसेस पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कर्नाटक में कोई भी ऐसी तंजीम अपना प्रोग्राम नहीं कर सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन न हो। आरएसएस को लेकर लगातार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सवाल उठाती रही है कि आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और अगर आरएसएस को कर्नाटक में कोई प्रोग्राम करना है, कोई मार्च निकालना है, कोई रैली निकालनी है तो पहले उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आरएसएस को यह हिसाब देना होगा कि आरएसएस की फंडिंग कहाँ से होती है, आरएसएस में जो पैसे खर्च होते हैं वो पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन आरएसएस ने हमेशा कहा कि हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और विदाउट रजिस्ट्रेशन ही आरएसएस पूरा निज़ाम चलाती है, अपना प्रोग्राम करती है। कर्नाटक की सरकार ने बाज़ाब्ता बिल पास कर दिया और कहा कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आरएसएस को कर्नाटक में कहीं भी प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब तक ये हो रहा था कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो स्कूल की जगह है या जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ लगातार आरएसएस अपनी शाखाएँ लगाती थी, अपना प्रोग्राम करती थी, अपने लोगों को इकट्ठा करती थी, आरएसएस मार्च निकालती। आपने देखा भी होगा कि आरएसएस के लोग कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी अलग अलग वक्तों में अपनी परेड निकालते हैं। अब तमिलनाडु में जब विजय थालापति की सरकार बनी तो उन्होंने भी तमाम स्कूलों के नाम एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन के अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं हो सकता है। किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी शाखा लगाने की, अपना प्रोग्राम करने की सरकारी स्कूलों में इजाज़त नहीं होगी। कर्नाटक की हुकूमत ने भी पहले यही सर्कुलर जारी करके आरएसएस को इस तरह की रैलियां निकालने से, शाखा लगाने से रोक दिया था। उसके बाद फिर कर्नाटक में अभी होम मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए पहले वो रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद प्रोग्राम करने की इजाज़त दी जाएगी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने उसके जवाब में कहा कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। अब प्रियांक खड़गे ने और कांग्रेस की सरकार ने बाज़ाब्ता बिल ही पास कर दिया और प्रशासन को, पुलिस को कह दिया जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसको प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अक्टूबर 2025 में आरएसएस ने कर्नाटक में एक रैली निकालने की कोशिश की थी, उसके बाद विवाद हुआ और ये विवाद लगातार बढ़ता गया। प्रियांक खड़गे ने तो बाज़ाब्ता मोहन भागवत के नाम एक लेटर भी लिखा था और 8 सवाल पूछ दिया था, जिसकी तफसील पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। अभी एक दिन पहले की बात है, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है संतोष, उन्होंने भी कहा था कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद ही कांग्रेस हुकूमत ने बाज़ाब्ता बिल पास कर दिया और कहा अब आरएसएस के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। प्रियांक खड़गे ने एक्स पर लिखा और कहा कि हम आरएसएस के वजूद पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आरएसएस का कहीं कोई वजूद नहीं है, आरएसएस के मानने वाले नहीं हैं। ये सभी जानते हैं कि आरएसएस एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मानने वाले हैं, आरएसएस का वजूद है। सवाल यह है कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, आरएसएस कानून के मुताबिक क्यों अपनी संस्था नहीं चला रही है, आरएसएस के लिए वही कानून क्यों नहीं होगा जो कानून तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तमाम एनजीओज़ के लिए है। इसलिए आरएसएस को भी कानून के दायरे में आना होगा। हालांकि बीजेपी के लीडर्स लगातार आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने आरएसएस को एक तरह से अपने यहाँ ऑफिशियली प्रोग्राम करने से रोक दिया है और ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा कदम है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का। आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर, और इस खबर का ताल्लुक भी बीजेपी से है। बीजेपी ने अपने नए ऑफिस बेरर्स का ऐलान कर दिया है कि कौन सेक्रेटरी जनरल होगा, कौन नायब सदर होगा, और बीजेपी के सदर नितिन नबी ने
जो अपनी नई टीम तश्कील दी है उसमें 2 मुसलमानों को भी उन्होंने ऑफिस बेरर के तौर पर शामिल किया है। एक है डॉक्टर तारिक मंसूर और दूसरे हैं कुंवर बासित अली। डॉक्टर तारिक मंसूर को बीजेपी का नायब कौमी सदर बनाया गया है। इससे पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। और दूसरा नाम है कुंवर बासित अली का, जो पहले यूपी में माइनॉरिटी मोर्चा के चेयरमैन थे। अब इनको नेशनल माइनॉरिटी अफेयर्स का चेयरमैन बीजेपी में बनाया गया है। तो इन दोनों को बीजेपी ने ऑफिस बेरर्स के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। अब एक रिपोर्ट ये सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिपोर्ट सबमिट की गई है कि इस देश में जो एमपीज़ है, जो एमएलएज़ हैं, तो उनमें 4192 ऐसे एमपीज़ और एमएलएज़ हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और उनमें 519 ऐसे एमपीज़ और एमएलएज़ हैं जिनके खिलाफ पिछले 10 सालों से मुकदमा चल रहा है, यानी 10 साल पुराना मुकदमा है। और इनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, कभी उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, कभी उनको जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि बस मुकदमा चल रहा है। जिन लोगों ने मुकदमा दायर कर रखा है, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्शन क्या होता है, क्योंकि एमपीज़ की तरफ से, एमएलएज़ की तरफ से जब आवाम पर जुल्म क्या आता है या इनकी तरफ से जब क्राइम का इर्तिकाब क्या आता है, तो पुलिस और प्रशासन भी एमपीज़ को, एमएलएज़ को बचाने की कोशिश करती है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया है। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में इस वक्त 28 कुल सूबे हैं और 28 सूबों में 14 सूबे और स्टेट्स ऐसे हैं जिनके चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ क्राइम का मुकदमा चल रहा है, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुकदमा है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ। दूसरे नंबर पर हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी। उसके बाद फिर कुछ दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर हैं। रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मुकदमे चल रहे हैं और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जो कुल मुकदमे चल रहे हैं उनकी तादाद 29 है। अब आइए आपको बताता हूं एक और अहम तरीन खबर, और दरअसल ये खबर कल के खबर दर खबर में मैंने आपसे बताया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा के एक स्कूल में 15 अगस्त के मौका पर स्कूल की इंतज़ामिया ने हिंदू लड़कियों को बुर्का पहना दिया और एक अश्लील गाने पर, गंदे गाने पर उनसे नाच और डांस करवाया। मुस्लिम नौजवानों ने, मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर जमकर इसका विरोध किया और यूपी पुलिस को टैग करके कहा कि आप एक्शन लो इस स्कूल के खिलाफ। एक तरफ आप मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हो कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाने की कोशिश करते हैं, या खुद हिंदू लड़की अगर हिजाब पहन लेती है तो मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, जबकि दुनिया जानती है कि हिजाब में तहफ़्फ़ुज़ है और औरतें खुद अपनी हिफाजत के लिए पहनती है। अब यहाँ पर स्कूल की इंतज़ामिया ने हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर डांस करवाया। ये क्यों हुआ? इसके खिलाफ एक्शन लो। अब प्रशासन ने एक्शन लिया है और गोंडा के इस स्कूल को सील कर दिया गया है। एक और ख़बर है और इस खबर का ताल्लुक़ भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां एक 60 साल पुराने मदरसे को बुलडोज़ कर दिया गया है। इस मदरसा के 7 कमरे को बुलडोज़ कर दिया गया है। मदरसा के अंदर मस्जिद थी, उसको बुलडोज़ कर दिया गया है। दूसरी इमारतों को बुलडोज़ कर दिया गया है और ईस्ट यूपी का ये बड़ा मदरसा माना जाता है। तकरीबन 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस मदरसा में ज़ेर तालीम है और पहली मरतबा यूपी में किसी मदरसा को बुलडोज़ नहीं किया गया, बल्कि जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके बाद से लगातार मामूली बहाना बनाकर मदरसों को, मस्जिदों को उत्तर प्रदेश में और दूसरे सूबों में बुलडोज़ किया जा रहा है। मदरसा की इमारतों को या मदरसा की जो ज़मीन है उसको सरकारी ज़मीन बता दिया जाता है प्रशासन की तरफ से और फिर बुलडोज़ कर दिया जाता है। और आइए अब आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर, और इस खबर का ताल्लुक़ है पीएम मोदी के भाषण से। 15 अगस्त को जब लाल किला की फसील से पीएम मोदी ने भाषण दिया तो अपने भाषण में उन्होंने दिमागी नक्सल का लफ्ज़ यूज़ किया और उसके बाद देश भर के युवाओं का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है और बीजेपी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना दिया गया दिमागी नक्सल पार्टी, और देखते ही देखते कई लाख उसके फॉलोवर्स हो गए। और फिर सोशल मीडिया पर आकर के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कब बीजेपी के लोगों को अकल आएगी। ये जब भी देश के युवा पर सवाल उठाते हैं, तनकीद करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई जुमला बोलते हैं, तो उसी को
इशू बना दिया जाता है और उस नाम से पार्टी बना दी जाती है। जैसे इन्होंने जब कॉकरोच कहा सवाल पूछने वाले स्टूडेंट्स को, युवाओं को, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, जिसके 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और उन्हीं लोगों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इथेनॉल का मुद्दा सामने आया तो इथेनॉल जनता पार्टी बना दी गई। अब यूथ को दिमागी नक्सल कहा पीएम मोदी ने, तो इसी नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया गया और इंस्टाग्राम के इस अकाउंट को सर्च बार में आने से रोक दिया गया है। लोग सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो ये पार्टी नहीं आ रही, यानी अकाउंट नहीं आ रहा है। और बीजेपी के आईटी सेल ने दूसरा अकाउंट इस नाम से बना दिया, अपना ही अकाउंट का नाम चेंज करके, ताकि लोग इसको फॉलो कर ले। तो इस तरह कोशिशें की जा रही है आवाज़ों को दबाने की, लेकिन ये लोग दबने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बीजेपी के स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने एक वीडियो जारी की है। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन के सवालों का जवाब देते हुए कि दिमागी नक्सल पीएम मोदी ने किसको कहा है, क्योंकि कहा यही गया कि आपने कॉकरोच जनता पार्टी को, जनजी को, युवाओं को दिमागी नक्सल कहा, तो अब सफाई दी जा रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country. अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? इससे पहले कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह, कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट और दूसरे लोगों की तरफ से सख्त रद्द अमल दिया गया था। आप उसे भी सुन लीजिए। नमस्कार जय हिंद साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान हैं, जेनजी के आंदोलन से बहुत परेशान है और अब जेनजी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो? वो दिमागी नक्सल है।
उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं, बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया। तो ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है और वह इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, और खास तौर से उन नौजवानों से जो आज स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, सीजेपी के लोग, डरना नहीं, झुकना नहीं, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिन्होंने आशुतोष रंका और वहां जाकर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। दिमागी नक्सल इस देश का नौजवान नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, जो है वो घुटनों के नीचे है। ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? विकसित भारत की बात करते हैं। अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन एक बात आपने कही जिससे ये पूरा देश आहत है, और बहुत आहत है। आपने कहा जो सैनिक युद्ध में मरते हैं, मोदी जी, सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। और शहादत और बलिदान को वही समझ सकता है जिसने कभी शहादत और बलिदान को पास से देखा हो, त्याग किया हो। आपने तो अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून इस देश के लिए नहीं कटाया, और आपके पुरखे तो जंगे आजादी के दौरान अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो आप शहादत समझ ही नहीं सकते। और आपने तो पहले भी सैनिकों का अपमान किया, ये कहकर कि बनिया में सैनिक से ज्यादा साहस होता है। और शायद इसीलिए जब गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हुई तो आपने बिना पलक झपकाए कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, चाइना को क्लीन चिट दे दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने शूरवीरों का अपमान, अपने जाबाजों का अपमान नहीं सहेगा। शूरवीर मरते नहीं है, शहीद होते हैं। शहादत का सम्मान करना सीखिए। एक बात और साफ हो गई मोदी जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप ढेर हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं आप। पेपर से पढ़ने की आपने कोशिश करी, आपको लगा जेंजी है पकड़ लेगा, पेपर से पढ़ने की आपने नाकाम कोशिश करी। लेकिन विद एवरी पासिंग डे, हर साल आप ज्यादा उबाऊ, थके हुए, हारे हुए से नजर आते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द लड़खड़ा रहे थे, रिदम नहीं था, आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। 75 मिनट तक आप बोले, न किसान से कनेक्ट कर पाए, न महिला से कर पाए, न युवा से कर पाए। आप किसको संबोधित कर रहे थे? आपका जनसंपर्क, आपका जन नाता इस कदर टूट गया है कि आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप अपने एको चेंबर में बोल रहे हैं, ये देश कुछ और सुनना चाह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ और भाषण दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, और इस बात की मुझे खुशी है, मैं सराहना भी करूंगी।
आपने आखिरकार नाक रगड़ के देर आए दुरुस्त आए ये माना कि पंडित नेहरू इस देश के महापुरुषों में से एक है। आपने उनका उल्लेख किया, इसके लिए आपका साधुवाद, इसके लिए आपको बधाई। आपने कहा महापुरुष जैसे पंडित नेहरू। काश आपकी ये बात आपके वो लिजलिजे गलीच सांसद भी सुने जो पंडित नेहरू को अपशब्द कहते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा नेहरू की विराटता क्या है, जो आज आपको समझ में आ गई। लेकिन मोदी जी जाते जाते यही कहूंगी, 75 मिनट बोले, देश में किसी से आप संपर्क ही नहीं स्थापित कर पाए, कोई कनेक्ट ही नहीं था, हवाई जुमले, वही पुराने वादे, थका हुआ सा, हारा हुआ सा एक व्यक्ति जो उम्र के इस मोड़ पर आकर खड़ा है कि उसको पता ही नहीं है वो किसको संबोधित कर रहा है, जो शूरवीरों की शहादत को मरना बताता है और जो इस युवा शक्ति को, इस देश के सबसे बड़े हौसले, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े जज्बे युवाओं को दिमागी नक्सल कहता है। क्या हो गया है आपको मोदी जी? अब आइए जानते हैं कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच में ओमान आएगा तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा और ओमान यहाँ पर बहुत अहम फैसला अदा कर सकता है। ओमान का जो फैसला होगा वो या तो ईरान के सपोर्ट में होगा या अमेरिका के सपोर्ट में होगा और अब जो गेंद है वो ओमान के पाले में है। मामला है अबनाए हुर्मुज़ का। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हम टैक्स लगाएंगे, ये इंटरनेशनल रूट नहीं रहेगा, फ्री रास्ता नहीं रहेगा। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इंटरनेशनल रूट है और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ईरान अकेले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के एक साइड अगर ईरान है तो दूसरी साइड में ओमान है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर दोनों का कंट्रोल है। यही दोनों मिलकर फैसला कर सकते हैं कि हमें यहाँ से जहाज़ों को फ्री में गुजरने देना है या टैक्स लगाना है। ओमान अब तक यही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इंटरनेशनल रूट ही रहना चाहिए और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमें टैक्स नहीं लगाना चाहिए और ईरान कह रहा है कि हम टैक्स लगाएंगे। अब दो सूरत है, या तो ईरान अपने इलाके में टैक्स लगाएगा और ओमान का रास्ता फ्री रहेगा और इस तरह ईरान का जो एजेंडा है वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो दूसरे ममालिक के जहाज़ हैं वो ओमान के किनारे से गुजर जाएंगे और ईरान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए ईरान दबाव बना रहा है ओमान पर कि तुम हमारी बात मानो, हमें भी पैसा मिलेगा, तुम्हारी भी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी और हम यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाते हैं। ओमान ने अभी तक ईरान के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। उधर अमेरिका ने भी ओमान को अब सीधी सीधी धमकी दे दी है। देखिए आगे क्या होता है। गजा अमन माहिदा के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट सामने आई है और अब कहा जा रहा है कि इसराइल ने गजा अमन माहिदा को मान लिया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तफसील ये सामने आई है कि अगले 30 दिनों में हमास की तरफ से तमाम हथियारों को हवाले कर दिया जाएगा फ़लस्तीनी ग्रुप के और 60 से 90 दिनों में तमाम सुरंगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमास का अभी तक इस पर कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि दोबारा इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली कैबिनेट तैयार हो गई है गजा अमन कौंसिल को मानने के लिए और इस दौरान इसराइली फ़ौज गजा पट्टी से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाएगी और गजा पट्टी की तामीर नौ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में हमास और इसराइल के दरमियान माहिदा हुआ था और उस माहिदे में यही बात शामिल थी कि माहिदे के दूसरे मरहले में इसराइली सेना गजा पट्टी से बाहर निकल जाएगी, गजा पट्टी की तामीर नौ शुरू हो जाएगी और हमास तमाम हथियारों को सौंप देगा। हमास के पास हथियार नहीं होगा, लेकिन 1 साल होने वाला है, 10 महीने तो हो गए हैं और अभी तक माहिदे के दूसरे फेज़ पर अमल शुरू नहीं हो सका है। एक मरतबा फिर इसराइल ने यह वादा किया है, लेकिन इसराइल के वादे का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का सीज़ फायर का जो माहिदा हुआ था इस्लामाबाद और पाकिस्तान की कोशिशों से, वो 60 दिनों का माहिदा था और उस माहिदा को 60 दिन पूरे हो गए हैं। अब आगे माहिदा जारी रहेगा या दोबारा जंग शुरू होगी, इस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। जो तज्ज़िया निगार हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका ने पहले ही अपना एक और जंगी जहाज़ ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। उधर ईरान ने भी चीन और रूस से लगातार मदद ली है और अब ईरान का दावा है कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लिया है। अब ईरान के आसमानों पर अमेरिका और इसराइल का कब्ज़ा करना, उनके जहाज़ों का जाना और हम पर हमला करना
आसान नहीं होगा। ईरान से एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल ईरान की फौज ने ऐलान किया है, जो ईरानी शहरी किसी भी अमेरिकी फौज को कत्ल कर देगा उसको $30,000 का इनाम दिया जाएगा, और अगर किसी ईरानी खातून ने किसी अमेरिकी फौज का कत्ल कर दिया तो उसको दोगुना रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी, यानी $60,000 इनाम के तौर पर दी जाएगी। $30,000 का मतलब है इंडिया का 27-28 लाख रुपए। तो ईरान की हुकूमत ने $30,000 का ऐलान किया है ईरानी शहरी के लिए जो किसी भी अमेरिकी फ़ौज को कत्ल करेगा, और दोगुना रकम दी जाएगी किसी भी खातून को अगर वो किसी अमेरिकी फ़ौज को कत्ल कर दे। उधर कतर और ईरान के दरमियान जो तनाज़ुर शुरू हुआ उसका अभी तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ सका है। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया था कि जंग के दौरान ईरान ने फाइटर प्लेन से, जंगी जहाज़ों से कतर पर हमला करने का प्लान बनाया था, और कतर की एयरफोर्स ने ईरानी जहाज़ों को मार गिराया। उसमें 4 पायलट मौजूद थे। एक पायलट तबाह हो गया, मर गया, उसकी लाश कतर ने ईरान के हवाले कर दी, लेकिन 3 के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका। कतर का कहना है कि तीनों की लाश नहीं मिली है। ईरान का दावा है कि वो 3 कतर की कैद में हैं और कतर को हमें उसे हवाले करना होगा। उधर पूरी दुनिया में सवाल उठाया जा रहा है कि ईरान ने फाइटर प्लेन से, जंगी जहाज़ से एक भी हमला इसराइल पर नहीं किया। ईरान ने अपना एक भी फाइटर प्लेन और जंगी जहाज़ अमेरिका की तरफ रवाना नहीं किया, और जो मुस्लिम देश है, जो देश लगातार ईरान को सपोर्ट करता आया है, उसी देश पर ईरान ने फाइटर प्लेन और जंगी जहाज़ भेजकर हमला कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या ईरान खित्ते के ममालिक को भी जंग में ढकेलना चाहता है? क्या ईरान अपने अलावा किसी और मुस्लिम देश को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहता? माजरा क्या है? इस सवाल का जवाब चाहिए लोगों को, और कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहा है। खबर दर खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।